हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, जैसे कि आपके सामने है कि आज हम पढ़ने वाले हैं कि व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938। तो ये हमारा पहला एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इंश्योरेंस के अंदर। तो दोस्तों, ऐसे ही आपको मेन क्वेश्चंस मिलते रहेंगे और आपका इंश्योरेंस सर्विस मैनेजमेंट भी आपका कंप्लीट कर दिया जाएगा ऐसे ही। तो नोट्स आपके सामने हैं दोस्तों, होता क्या है ये भी आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो करते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के स्टार्ट। तो दोस्तों, अगर आपको कोई और नोट्स चाहिए किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अब दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले इंश्योरेंस एक्ट 1938 क्या है। तो इंश्योरेंस एक्ट 1938 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन इन इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया। दिस एक्ट इज वेल बैलेंस्ड टू गवर्न बोथ इन लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस एंड दिस एक्ट इज अ वाइड इन स्कोप। तो ये थोड़ी सी इसकी बातें कही गई हैं कि इसमें है क्या, इसमें क्या होता है। तो दोस्तों, एक मेन लेजिस्लेशन है जो लाइफ और जनरल इंश्योरेंस दोनों को हैंडल करती है और ज़्यादातर इंश्योरेंस एक्ट 1938 के अंदर सारी चीज़ें ही लिखी जाती हैं। तो अब इसके जो मेन प्रोविजंस हैं ना वो हम मेन देखेंगे। तो मेन प्रोविजंस के अंदर जो मैंने ये फ्लो चार्ट बनाया है यही आगे एक्सप्लेनेशन में लिखे गए हैं पॉइंट्स। तो दोस्तों, ये चार्ट आप देख सकते हो। तो पहले नंबर पे हम बात करते हैं हमारा मेन प्रोविज़न क्या आता है, यानी इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं। तो नंबर 1 आता है वाइड स्कोप, यानी इसका बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा स्कोप है। कैसे है, इसमें बहुत सारी डेफिनेशंस कही गई हैं। जैसे कि डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन का यानी क्लोज 2 में क्या कहा गया है कि लाइफ इंश्योरेंस इज अ बिजनेस ऑफ अफेक्टिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ ह्यूमन लाइफ। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब है कि ऐसा बिजनेस जो कॉन्ट्रैक्ट करे रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ। फायर इंश्योरेंस मीन्स अफेक्टिंग ऑल थिंग्स लॉज अंडर फायर। फायर इंश्योरेंस का मतलब है फायर के साथ जितना भी रिलेटेड आपका नुकसान हुआ है वो फायर इंश्योरेंस देखेगा। और सेक्शन टू सबसेक्शन 33(1)(3) यानी 13 का क्लोज ए क्या कहता है कि मैरीन इंश्योरेंस मीन्स जो आपके सी वॉयजेस को देखेगा। तो 3 तरीके की डेफिनेशन उन्होंने दी है, लाइफ इंश्योरेंस की, फायर इंश्योरेंस की और मैरीन इंश्योरेंस की। तो मैरीन का मतलब है सी वॉयजेस के रिलेटेड, फायर का मतलब फायर के रिलेटेड और लाइफ का मतलब ह्यूमन लाइफ के रिलेटेड। क्लियर हुआ वाइड्स को। देन इसके बाद सेकंड प्रोविजन आता है रिक्वायरमेंट एज टू बी अ कैपिटल। तो अंडर सेक्शन 6 कहते हैं नो इंश्योरेंस कैरिंग एनी बिजनेस ऑफ लाइफ जनरल और री इंश्योरेंस इन इंडिया। यानी नो इंश्योरर मतलब कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं कर पाएगा, मतलब नो इंश्योरेंस कैरिंग एनी बिजनेस, वो कोई भी बिजनेस नहीं कर सकता लाइफ जनरल या री इंश्योरेंस अपने इंडिया में। और रजिस्ट्रेशन अनलेस, तब तक जब तक ये दो चीज़ें ना हो पाएँ। पहली, पेड अप कैपिटल अगर 100 करोड़ तक नहीं है, या फिर पेड अप कैपिटल ऑफ 1 करोड़ इफ पर्सन कैरिंग लाइफ और जनरल इंश्योरेंस बिजनेस। अगर जनरल और लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस वो करना चाहता है तो 1 करोड़ रुपीज़ की पेड अप कैपिटल चाहिए। और पेड अप कैपिटल 2 करोड़ की भी चाहिए अगर आप, मतलब सीधी सी बात है, अगर आप री इंश्योरेंस करा रहे हो तो 200 करोड़ की, अगर आप लाइफ और जनरल करा रहे हो तो 100 करोड़ की पेड अप कैपिटल होगी। तब आप अपनी कैपिटल की मदद से क्या कर सकते हो, अंडर सेक्शन 6 में इंश्योरेंस कंपनी खोल सकते हो। लग गई बात समझ। ऑल दिस शुड बी प्रोवाइडेड, और ये इसके साथ साथ अंडर सेक्शन 7 में डिपॉजिट भी आपको पूरा करना पड़ेगा। एवरी इंश्योरेंस शेल डिपॉजिट विद आरबीआई फॉर और ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। हर एक इंश्योरेंस कंपनी अगर आपने बनानी है, इंश्योरर है जो, उसको आरबीआई के साथ कुछ डिपॉजिट रखने पड़ेंगे। और वो डिपॉजिट कौन कौन से हो सकते हैं, कितने कितने हो सकते हैं, तो वो यहाँ पे लिख गए हैं। इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस सम इक्वल टू 1% ऑफ द टोटल ग्रॉस प्रीमियम रिटर्न इन द इंडिया इन एनी फाइनेंशियल ईयर नॉट एक्सीड 10 करोड़। मतलब 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगा प्रीमियर, और जितना टोटल ग्रॉस प्रीमियम आएगा उसका 1% एज आपने सम इक्वल टू किसके पास रखना है, आरबीआई के पास। जनरल इंश्योरेंस के केस में आपने 3% देखना है, और री इंश्योरर के केस में आपका 20 करोड़ होगा, ये आपने ध्यान में रखना है। लग गई बात समझ। अब ये रजिस्ट्रेशन कैसे होनी है, अंडर सेक्शन 3 आपको बताता है। तो एवरी इंश्योरेंस शैल ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन ऑर्डर टू कैरी आउट द इंश्योरेंस बिजनेस, नो पर्सन शैल कमेंस। मतलब रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट होगा तभी आपका इंश्योरर जो है वो अपना इंश्योरेंस बिजनेस खोल सकता है, नहीं तो नहीं। और ऐसा कैसे हो सकता है, तो अप्लाई करना पड़ेगा। तो अप्लाई के लिए सबसे पहले है सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एमओए एंड एओए। आपके पास मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कॉपी होनी चाहिए, मतलब पहले कॉपी देनी पड़ेगी। फिर उसके बाद नेम, एड्रेस और ऑक्यूपेशन बतानी पड़ेगी।
देन स्टेटमेंट ऑफ क्लास ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस, किस चीज़ का इंश्योरेंस बिजनेस है वो बताना पड़ेगा। कहाँ पर है प्रिंसिपल प्लेस, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस, फिर प्रोस्पेक्टस की एक कॉपी बना के रखो, और साथ में सच अदर डॉक्यूमेंट अगर रिक्वायर्ड हैं तो। लग गई बात समझ। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है, अगर इसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है तब आप इंश्योरेंस कंपनी खोल सकते हो, नहीं तो नहीं। कैंसिलेशन क्या है, इन केस अगर आप ये डिपॉजिट पूरे नहीं करवाते जो हमने पीछे पढ़े थे, तो उस केस में आपकी क्या होती है, यानी सीधी सी बात है, केसेस कौन कौन से हैं, जब आप डिपॉजिट जमा नहीं करवा रहे तब रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगी, या फिर इंश्योरेंस लिक्विडेटेड वे में चला गया यानी इंसॉल्वेंट हो गया, या बिजनेस किसी अदर बिजनेस में ट्रांसफर हो गया, या फिर डिफॉल्ट इन कंपाइल विद एनी रूल, या फिर आपने कोई रूल तोड़ा है तो। लग गई बात समझ। तो ये सारे केसेस में आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो पूरी नहीं मानी जाएगी, कैंसिल कर दी जाएगी। रीन्यूअल ऑफ द रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद अगर आप रीन्यूअल करवाना चाहते हो तो क्या आएगा, जनरली सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वैलिड फॉर ओनली 1 ईयर और एंड इंश्योरेंस हैव टू मेक एप्लीकेशन अलॉन्ग विद डिपॉजिट फी। ज़्यादातर इंश्योरेंस सर्टिफिकेट आपका 1 साल तक का होता है, लेकिन रीन्यूअल आपको करवाना पड़ता है, जैसे कि सेक्शन 3 टेल्स रीन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन मेड बिफोर 31 दिसंबर ऑफ द रेलिवेंट ईयर, एप्लीकेशन फीस नॉट लेस देन 500 रुपीज़ और 1/4% ऑफ द ग्रॉस प्रीमियम। ठीक है जी, तो यहाँ पे 1/4% ऑफ ग्रॉस प्रीमियम, यहाँ पे 500 रुपीज़ से कम आपकी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं होगी, और 31 दिसंबर से पहले पहले आपको रेन्यूअल करवाना पड़ेगा हर एक इंश्योरेंस कंपनी को दोबारा उसकी रजिस्ट्रेशन का। लग गई बात समझ। देन सबमिशन ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 14 कहता है कि दिस एक्ट प्रोवाइड सबमिशन ऑफ रिटर्न इन पर्टिकुलर एरिया टू सुपरिटेंडेंट, उसे अपनी कुछ रिटर्न्स देनी पड़ेंगी सुपरिटेंडेंट्स को पर्टिकुलर ईयर में, जिसके पास पावर्स भी होती हैं आपको रिजेक्ट या फिर आपको इनकम्प्लीट ठहराने की। नोट क्या है, इफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस आउटसाइड इंडिया सबमिशन टाइम एक्सटेंड बाय 3 मंथ, अगर प्रिंसिपल प्लेस बाहर है इंडिया के तो 3 मंथ आपका टाइम बढ़ जाएगा, जितना आपको मिला है उससे ज़्यादा। लग गई बात समझ। तो आपको इन सब की कॉपीज अटैच करनी पड़ेगी साथ में, जैसे कि ऑडिटिंग की हो गई, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की हो गई, अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या डिक्लेरेशन, इन सब की कॉपीज आपको साथ में देनी पड़ेगी। देन आता है 7 पॉइंट इन्वेस्टमेंट अंडर सेक्शन 27 का पार्ट ए है। तो इंश्योरेंस शुड इन्वेस्ट नॉट लेस देन अमाउंट ऑफ हिज लाइबिलिटी टू द होल्डर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इन इंडिया। लाइबिलिटी होल्ड मतलब अमाउंट ऑफ हिज लाइबिलिटी, उसकी जितनी लाइबिलिटी है जो उसने होल्डर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस को प्रोवाइड की हुई है उससे ज़्यादा, उससे कम आपकी नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए। या फिर अमाउंट रिक्वायर्ड टू मीट द लाइबिलिटी ऑन पॉलिसीज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ को मीट करते हुए जितनी लाइबिलिटी आपको ज़रूरत है उतनी लाइबिलिटी से कम आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए। इन सिंपल 25% पेड इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू गवर्नमेंट सिक्योरिटी और रेस्ट 75 विल बी इक्वल टू अदर्स। मतलब 25% जो आपने पेड किया है, इन्वेस्टमेंट की है, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मानी जाएंगी और रेस्ट आपकी अदर सिक्योरिटीज़ में हो सकती हैं। लग गई बात क्लियर। यानी इन्वेस्टमेंट आपने किस किस में कितनी कितनी करनी है। नोट क्या है 27A में, नो इंश्योरेंस शैल इन्वेस्ट इन फॉलोइंग सिक्योरिटी, जैसे कि अप्रूव सिक्योरिटी में हो गया प्रेफरेंस शेयर्स 4% डिविडेंड ऑलरेडी पेड, इमूवेबल प्रॉपर्टी या फिक्स्ड जो आपकी डेप्रिसिएशन है इन बैंक्स एंड अदर इंश्योरर, इन सब में आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में आपकी जो इंश्योरर है वो इन्वेस्ट नहीं कर सकता। क्लियर हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं प्रोहिबिशन ऑफ लोन अंडर सेक्शन 29। नो इंश्योरेंस कंपनी शैल ग्रांट एनी लोन और एडवांसेस टू एनी डायरेक्टर, मैनेजर और मैनेजिंग एजेंट अंडर सेक्शन 29। अंडर सेक्शन 29 सब सेक्शन ए में कोई भी इंश्योरेंस कंपनी किसी भी एडवांस या लोन को डायरेक्टर या मैनेजर या मैनेजिंग एजेंट या एक्चुअरी को नहीं दे सकते। ये एक चीज़ लिखी गई है इंश्योरेंस एक्ट के अंदर। इन्वेस्टिगेशन है अंडर सेक्शन 33, लिखा गया है कि द अथॉरिटी कैन डायरेक्ट इन्वेस्ट एनी इंश्योरेंस कंपनी टू चेक सिस्टमेटिक वर्किंग ऑफ कंपनी और कंपनी शुड बी फेयर बिजनेस। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी कहा गया है अथॉरिटी को अंडर सेक्शन 33 में कि जो इंश्योरेंस कंपनी बनाई गई है क्या वो अच्छे तरीके से चल रही है या नहीं, या फेयर बिजनेस हो रहा है या नहीं, इसे चेक करने के लिए। और लास्ट पॉइंट आता है ड्यूटीज़ एंड पावर्स। इसमें कौन कौन सी ड्यूटीज़ एंड पावर्स होती हैं इंश्योरेंस कंपनी की। तो जनरल ड्यूटी आती है रजिस्ट्रेशन और एनुअल ऑफ रजिस्ट्रेशन, पावर टू रिसीव पीरियोडिकल एनुअल रिपोर्ट्स, पावर टू इश्यू लाइसेंस टू अंडरराइटर्स, अंडरराइटर्स को लाइसेंस देना, पावर टू डेलीगेट अथॉरिटी एंड पावर, अथॉरिटी एंड पावर को डेलीगेट करने का भी इसके पास ड्यूटी और राइट्स है, और पावर टू सॉल्व डिस्प्यूट, अगर कोई डिस्प्यूट हुआ है तो वो भी इसकी ही पावर है। अब इसके बाद दोस्तों आगे आता है स्पेशल पावर। तो स्पेशल पावर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं रिलेटिंग टू रिटर्न, कि अंडर सेक्शन 21 कॉल अपॉन द इंश्योरर टू फर्निश ट्रू इन्फॉर्मेशन और एग्जामिन एनी रिपोर्ट और सर्विस नोटेड फॉर इंस्पेक्शन।
यानी अगर आपने रिटर्न के रिलेटेड बात करनी है तो आप कभी भी इंफॉर्मेशन को फर्निश करने के लिए इंश्योरेंस से मंगवा सकते हो, वो इन्फॉर्मेशन रिटर्न्स मंगवा सकते हो, कोई भी एनी रिपोर्ट को एग्जामिन कर सकते हो, या फिर सर्विस नोटिस दे सकते हो इंस्पेक्शन के लिए। रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट आपकी पावर्स क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, आप मैनेजिंग डायरेक्टर या फुल टाइम डायरेक्टर को क्या कर सकते हो? अपॉइंट कर सकते हो अंडर सेक्शन 34। एनी एडिशनल डायरेक्टर भी आप विद इन 3 ईयर्स और मैक्सिमम नंबर ऑफ एडिशनल डायरेक्टर में बी 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। यानी अगर आपने डायरेक्टर्स एडिशनल डायरेक्टर रखने हैं 3 सालों के बीच बीच में रखो, और टोटल स्ट्रेंथ के 1/3 के मुताबिक होने चाहिए और 5 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये चीज़ लिखी गई है। और इशू डायरेक्शंस जितनी भी हैं कि काम कितना करना है, कैसे करना है, क्या क्या करना है, उसकी पावर भी किसके हाथ में है? इंश्योरेंस के हाथ में है। इंश्योरेंस एक्ट यानी इसकी पावर और ड्यूटी क्या है ये आपको एक्सप्लेन कर दिया गया। और इसके साथ साथ दोस्तों इसमें कौन कौन सी और अदर चीज़ें हैं प्रोविजंस की वो बता दी गई हैं। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही है। नोट्स आपको ये टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। कहीं पे प्रॉब्लम है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। आज के लिए इतना ही है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।